हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल ननकानी और हम अब अपना ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। ये जो लेक्चर है, दिस इज लेक्चर नंबर 21। दिस लेक्चर इज अबाउट द ओशन वाटर्स, कि ओशन में कैसे वाटर मूव होते हैं। तो ओशन वाटर, जैसे हमने ओशन बॉटम रिलीफ पढ़ा था कि ओशन बॉटम रिलीफ भी बहुत वैरिड है, वैसे ही ओशन वाटर्स भी बहुत वैरिड मूवमेंट करते हैं। वैरिड मूवमेंट लाइक टाइड्स, लाइक वेव्स, लाइक ओशन करंट। तो ओशन वाटर जो होता है वो ऐसे स्टैग्नेटिंग नहीं है, शांत नहीं है, और इसमें काफी सारे मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन द मूवमेंट्स लाइक यू हैव टाइड्स। तो जैसे हमने पहले एक्चुअली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी ओशन के लिए वो बहुत ही नेव और बहुत ही इनोसेंट थी। हमें पहले लगता था कि ओशन इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। हमें लगता था ओशन जो है वो फ्लैट सरफेस है, बट जैसे जैसे हमने खोजा तो हमें पता पड़ा कि नहीं, ओशन सिर्फ फ्लैट सरफेस नहीं है, कोई फ्लैट मोनोटोनस फीचर नहीं है, बट वहां पे आपका शेल्फ है, यू हैव स्लोप, यू हैव ट्रेंचेस, यू हैव सी माउंट्स, गियोस, आइलैंड्स, एबिसल प्लेन, रिजेस। तो जब आप ओशन बॉटम पढ़ रहे थे उसी के दौरान आपने ओशन वाटर को भी देखा, और ये ओशन वाटर से हमें पता पड़ा कि ओशन वाटर भी शांत नहीं है। ओशन वाटर में भी काफी सारे आपके मूवमेंट्स होते हैं। तो ओशन वाटर में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं? ओशन वाटर में आपके जो मेजर मूवमेंट्स होते हैं वो होता है टाइड। वो होता है आपका टाइड। व्हाट इज टाइड, व्हाट इज वेव, व्हाट इज ओशन करंट्स? लेट्स सी। तो ये अगर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये आपका सी लेवल है और ओशन लेवल है, दिस इज एवरेज, दिस इज एन एवरेज लेवल। बट इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ये लेवल कभी राइज करेगा और ये लेवल कभी फॉल करेगा। तो जब ये राइज करेगा तब आप इसको कहते हो हाई टाइड लेवल, जब ये फॉल करता है तब आप इसको कहते हो लो टाइड लेवल। तो टाइड क्या है? ये वर्टिकल राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, वर्टिकल राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर। So what is tide? Tide is nothing but the vertical rise and the fall of water. You'll see that the water is rising. You shall see that the water is falling. So what is tide? Tide is vertical rise and fall of the water. ये imagine कैसे करें? आप इसको ऐसे imagine कर सकते हैं। यहाँ पे आप street view को देखें। When you look at the street view, आपको दिखेगा कि कैसे vertical rise and fall of the water is happening. So look at the street view. When you look at the street view, you can see that the water is rising, the water is falling, the water is rising, the water is falling. So this is called as the tide. ये टाइड अगर आप स्पेस से देखें, ये तो आपने स्ट्रीट व्यू देखा, उठ रहा है नीचे आ रहा है। जब आप स्पेस से देखते हैं तब आप देखते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका वाटर लेवल है, वाटर लेवल राइज भी कर रहा है और गिर भी रहा है। इट इज राइजिंग एज वेल इट इज फॉलिंग, इट इज राइजिंग एज वेल एज इट इज फॉलिंग। सो what is tide? It is the vertical rise and fall of the water. The water is rising as well as falling. And you can also see this is somewhat associated with the movement of the moon around the earth, the movement of earth around the sun. जब आप देखेंगे, जब मून, अर्थ और सन ये तीनों सेम लाइन में आते हैं, दैट कैन हैपन। जब ये तीनों सेम लाइन में आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका टाइड का लेवल बढ़ गया, और जब ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होते हैं तब आपका टाइड का लेवल अलग होता है। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ मून, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड। आप देखिए जैसे 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 आपका मून का प्लेस चेंज हो रहा है, वैसे वैसे ही आपका अर्थ के वाटर का लेवल भी चेंज हो रहा है। यू कैन सी द लेवल ऑफ द अर्थ वाटर इज ऑल्सो चेंजिंग एज द पोजिशन ऑफ द मून इज ऑल्सो चेंजिंग। जहां पे मून है वहीं पे ही आपका वाटर लेवल ज्यादा हो रहा है। यानी मूवमेंट ऑफ मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड, and you will see that not only moon but also the movement of earth around the sun is responsible. You have two major type of tide, the spring tide and the neap tide. स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड आपकी दो मेजर टाइप की टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मून and because of the movement of earth, movement of moon around the earth, movement of earth around the sun, आपकी टाइड प्रोड्यूस करती है। कैसे, क्यों, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ मून और सन रिस्पॉन्सिबल है। अब हमको ये समझा।
तो जब ये तीनों सेम लाइन में आते हैं तो आपकी होती है स्प्रिंग टाइड। जब ये क्वाड्रिलैटरल पे होते हैं, राइट एंगल में होते हैं, तब होती है आपकी नीप टाइड। तो इसको देखते हैं कि होता क्या है। तो ये है आपका अर्थ। अब देख सकते हैं कि अभी के लिए, इस केस के लिए, ये तीनों को सेम लाइन में रखा है, अर्थ, मून और सन। जब आपका सन, मून और अर्थ सेम लाइन में आ रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, नहीं भी सेम लाइन में आते हैं तब भी आपकी टाइड बनती है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून और देयर इज ऑल्सो अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। तो एक ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है, एक ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन है। और हमने एक और चीज पढ़ी है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है दैट एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। इफ दिस इज अ फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दूसरे डायरेक्शन में होगा। इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कौन से दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है? एक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका? सन और मून का। दूसरा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसका? अर्थ का। तो एक तरफ मून और सन खींच रहे हैं, एक तरफ अर्थ के ऊपर ऑपोजिट फोर्स काम कर रहा है। तो आपका देखो वाटर लेवल कैसे हो जाता है। ये जो वाटर लेवल जो बढ़ गया और वाटर लेवल जो दूसरी तरफ घट गया, इसको आप कहते हैं हाई टाइड लेवल और दूसरे को कहते हैं लो टाइड लेवल। So what is high tide level and a low tide level? What is a tide? Tide is basically rise and the fall of water. क्यों हो रहा है? दो forces responsible है, the gravitational pull of sun, the gravitational pull of moon and the equal and opposite centrifugal force. So this is one scenario. ऐसे और भी scenario हो सकते हैं. It is quite possible that earth यहाँ रहे, sun यहाँ रहे, moon यहाँ रहे. This is moon, this is sun. तो यहाँ पे सन ग्रेविटेशनल पुल करेगा, यहाँ से मून ग्रेविटेशनल पुल करेगा, यहाँ पे ऑपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, यहाँ पे ऑपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तब भी आपका टाइड का लेवल तो चेंज होगा। तो आपके अलग अलग पोजीशन हो सकती है। दोनों में से, सन और मून में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है। आप हमें ये बताएंगे कि दोनों में से ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून क्यों इंपॉर्टेंट है, जबकि सन तो इतना मैसिव है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल तो बहुत मैसिव होना चाहिए और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए वाटर लेवल पे, बट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ज्यादा एक्सरसाइज करता है। लेट अस नो अबाउट द रीजन इन दी कमेंट। आपका टॉपिक ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 2015 पे इस पे क्वेश्चन आया था, पूछा था टाइड अकर करता है ओशन और सीज में, क्या इसमें से मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं? Gravitational pull of sun, gravitational pull of moon and the centrifugal force of earth. You will have to tell us the answer of these questions in the comments below. Let us know the answer of this and let us know which force is more responsible, sun or moon, and why. This was the tides. Apart from tide, एक तो होता है आपका tidal movement. Tide के अलावा आपके ocean waters पे waves भी बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ocean water पे wave होती हैं, आपकी जो वेव्स बनती जाती हैं और ये वेव्स आपके कोस्ट को हिट करती है। दीज वेव्स एक्चुअली हिट द कोस्ट। नाउ व्हाट इज अ वेव? वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस ऑन द ओशन सरफेस। कोई एक डिस्टर्बेंस है ओशन सरफेस पे, उसको आप वेव कहते हैं। तो समझिए आप, ये ओशन सरफेस है, ये आपका ओशन सरफेस है, दिस इज द ओशन सरफेस। हियर यू हैव अ मूवमेंट, हियर यू हैव अ मूवमेंट। दिस मूवमेंट is this movement of the surface is called as the wave. Now wave क्या है, ये क्यों होती है, ये एक्चुअली में कितना वाटर का इसमें मूवमेंट होता है, इसको हम समझते हैं। वेव को समझने के लिए यू शुड इमेजिन द डेक ऑफ कार्ड्स। सपोज यहाँ पे कार्ड्स ऐसे पड़े हुए हैं, देयर आर वेरियस कार्ड्स, यू हैव कार्ड 1, यू हैव कार्ड 2, कार्ड 3 एंड सो ऑन। आपके ऐसे कार्ड्स हैं। सपोज आपने एक कार्ड को ऐसे धक्का दिया, ये सारे कार्ड्स पड़े हैं, आपने एक कार्ड को ऐसे धक्का दिया, थोड़ा सा एनर्जी गया और उसके बाद सारे कार्ड्स पे एनर्जी आके जाएगा और लास्ट वाला कार्ड गिर जाएगा। क्या ये फर्स्ट कार्ड लास्ट जगह पे पहुंचा? नहीं, द फर्स्ट कार्ड वाज एट इट्स प्लेस, द लास्ट कार्ड वाज एट इट्स प्लेस, बट एनर्जी ट्रांसफर होने के कारण लास्ट कार्ड गिर गया। इसी को वेव कहते हैं। वेव में ऐसा नहीं है कि वाटर का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस विल बी टू द अदर प्लेस, नहीं, पूरा ओशन वाटर है, इस पे थोड़ा सा भी एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ये सारे एनर्जी को ट्रांसफर करता जाएगा। और जो वाटर का मूवमेंट होता है वो ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है। वाटर का मूवमेंट कैसा है? वाटर का मूवमेंट
सर्क्यूलर है। वाटर अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता रहेगा, वाटर अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता रहेगा। जैसे वाटर अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहा है, जैसे वाटर अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहा है, एज द वाटर इज मूविंग इन इट्स प्लेस इन अ राउंड राउंड पैटर्न, द वेव एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, वेव की एनर्जी एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जा रही है। आप ये जीआईएफ को केयरफुली देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि वाटर का मूवमेंट कैसा हो रहा है और एनर्जी का मूवमेंट कैसा हो रहा है। यू कैन लुक एट हियर द वाटर विच इज अ स्मॉल रेड डॉट, the water which is a small red dot, that is moving in a circular manner, that is moving in a circular manner. But the black color, you can see that energy is moving from one place to another. So energy आपकी move करती है from one place to another, the energy is moving from one place to another, but the water is moving in the circular manner alone. तो wave क्या होती है? Wave is this energy transfer, the energy that is getting transferred from one place on the ocean to the other place on the ocean. So one place on the ocean to the other place on the ocean, the energy is getting transferred. But the movement of the water is only circular. The movement of the water is only circular. तो wave क्या है? These are disturbances. If disturbance होती है, ripples होती है, formed over the sea surface. जैसे कि energy moves from one place to another. So energy is moving from one place to another. Does not involve the movement of the water particles. तो water particles नहीं move हो रहे हैं west to east, but energy move हो रही है west to east, और water particles क्या हो रहे हैं? अपनी ही जगह पे ऐसे circular movement हो रहा है, अपनी ही जगह पे ऐसे सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, अपनी ही जगह पे ऐसे सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है। तो इट इज ओनली द एनर्जी विच मूव्स। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है व्हेन जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत ही कम इंटेंसिटी का है। दिस विल हैपन ओनली व्हेन द प्रोड्यूसिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। जो एनर्जी को, जो वेव को प्रोड्यूस कर रहा है वो फोर्स बहुत ही स्मॉलर है than the resisting force. तो एक एनर्जी है जो प्रोड्यूस, एक फोर्स है जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, एक है रेजिस्टिंग फोर्स, और ये बहुत छोटा है, इसीलिए ये वाटर को मूवमेंट नहीं कर पा रहा, बट एनर्जी ही सिर्फ मूव करती है। तो ड्यू टू विच एनर्जी इज अनेबल टू कैरी दी वाटर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल को नहीं कैरी कर सकती, इतना कोई फोर्स नहीं है। हवा ने थोड़ा सा झटका दिया, हवा ने थोड़ा सा झोंका दिया, तो एनर्जी तो आ गई, बट वाटर को मूव नहीं कर पा रहे। तो द प्रोड्यूसिंग फोर्स रिमेन्स स्मॉलर देन द रिड्यूसिंग योर रेजिस्टिंग फोर्स, एंड देयरफॉर द एनर्जी इज अनेबल टू कैरी द वाटर पार्टिकल्स, एंड इट इज ओनली सक्सेसफुल इन कैरिंग द डिस्टर्बेंसेस। तो दिस इज व्हाट इज टाइड एंड व्हाट इज वेव। इसके बाद हम समझते हैं वेव के अपने अपने पार्ट्स होते हैं। कोई भी वेव जो होती है, ये आपका सी लेवल है, ये आपकी वेव है, एज यू कैन सी द वेव। वेव के अपने पार्ट्स होते हैं दो। इस पूरे एनर्जी के मूवमेंट में एक होता है क्रेस्ट, एक होता है क्रेस्ट, ये होता है ट्रफ, ये होता है ट्रफ। तो ये आपकी मूवमेंट है क्रेस्ट और ट्रफ। दो क्रेस्ट के बीच के जो डिस्टेंस है या दो ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हो वेव लेंथ, और द हाइट बिटवीन द upper portion of the crust and the lower portion of the trough is called as wave height. तो crest का जो टॉप है और ट्रफ का जो बॉटम है, इनके बीच वाली हाइट को कहते हो वेव हाइट। और दो क्रेस्ट के बीच के मूवमेंट को, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को आप कहते हो wave length. So what is a wave length? What is a wave height? What do we mean by crest? What do we mean by trough? ये crest है, ये crest है, ये trough है, ये trough है। crest और trough के बीच वाला height wave height. The distance between two crests or the distance between two trough is called as wave length. And what is amplitude? Amplitude is half of the wave height. Amplitude is half of the wave height. तो ये amplitude half of the wave height होता है। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ द वेव। जब भी कोई वेव बनती है ओशन पे, ये वेव ओशन पे बनी, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई। जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ये आपकी एनर्जी ट्रांसफर होके कहाँ पहुंचती है? आपके कोस्ट पे पहुंचती है। जैसे जैसे कोस्ट पे पहुंचती है तो आप देखेंगे कि डेप्थ तो है वो कम होती जा रही है। इफ द डेप्थ इज रिड्यूसिंग एंड यू कैन सी दैट द वाटर इज मूविंग इन द सर्क्यूलर पाथ। आपको अगर डेफिनेट क्रेस्ट चाहिए और एक डेफिनेट ट्रफ चाहिए, जो आप यहां देख सकते हैं, ये डेफिनेट क्रेस्ट है, ये डेफिनेट ट्रफ है। अगर आपको शेप मेंटेन करनी है तो आपका डेप्थ शुड बी
डेप्थ शुड बी हाफ ऑफ द वेवलेंथ, हाफ ऑफ द वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। अगर ये डेप्थ नहीं मेंटेन कर पाते, अगर डेप्थ कम होती जाती है हाफ ऑफ द वेवलेंथ पे, तो आपकी वेव की जो शेप है वो रिटेन नहीं हो पाएगी और वेव क्या होती जाएगी, द वेव विल ब्रेक। यू कैन सी यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ वेल डिफाइंड है, बट जैसे जैसे कोस्ट के पास जा रही है तो वेव की शेप खराब होती जा रही है, इसको हम ब्रेकिंग ऑफ द वेव कहते हैं। वेव ब्रेक तब होती है जब द डेप्थ इज लेस देन हाफ ऑफ द wavelength, is less than half of the wavelength. So the depth is less than half of the wavelength. तो पूरा सर्कुलर मूवमेंट नहीं हो पाता है वाटर का, पूरा सर्कुलर मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए आपकी शेप चेंज होती है। इसको आप बोलते हो ब्रेकिंग ऑफ द वेव और इस जोन को कहते हो ब्रेकर जोन। सो यहाँ पे डीप वाटर में वेव की कांस्टेंट वेवलेंथ है, जैसे जैसे वो बॉटम को टच कर रही है उसकी वेवलेंथ आप देख रहे हो कम होती जा रही है, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जा रही है और ऐसे वो यहाँ पे कोस्ट के पास पहुंच के ब्रेक कर देगी। वेव वेलोसिटी घट रही है और वेव हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ द वेव। तो वेव क्या होता है, वेव इज अ मूवमेंट ऑफ एनर्जी। Is there a movement of water involved? No, the water was moving in the circular manner. As the wave approaches from the coast to the, as the wave deep ocean से जब वो कोस्ट की तरफ जाती है, जब वो डीप ओशन से कोस्ट की तरफ जाती है तो अपना शेप रिटेन नहीं कर पाती है, इसीलिए वो ब्रेक हो जाती है और उनकी वेवलेंथ घटती जाती है और थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है। तो ये है आपकी वेव। वेव के बाद ये हमने एक और स्पेशल टाइप की वेव ऑलरेडी देखी हुई थी जो कि हमारी थी सुनामी। तो वेव और सुनामी में क्या फर्क है, सुनामी में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है तो जैसे जैसे वेव कोस्ट की तरफ आती है तो वो एक टॉल वॉल की तरह बन जाती है और फिर वो गिरती है। इट फॉल्स डाउन लाइक अ टॉल वॉल ऑफ द वाटर। सो दिस इज योर सुनामी। हमने देखा टाइड क्या है, हमने देखा वेव क्या है, और हमने एक स्पेशल टाइप की वेव ऑलरेडी पढ़ी हुई है, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा हुआ है, वो है आपकी सुनामी। अगर आपने सुनामी की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो में सुनामी की वीडियो देख सकते हैं। मूविंग ऑन, इसके अलावा जो वेव के अलावा और टाइड के अलावा जो ओशन वाटर पे मूवमेंट होता है वो होता है आपका करंट। तो करंट क्या होता है, करंट को बोलते हैं, करंट इज बेसिकली current is basically there is a horizontal movement of the water, there is a horizontal movement of the water in a definite direction. The water is moving in a horizontal manner in a definite direction, horizontal manner, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका डायरेक्शन जो है, the direction is constant। क्या बनाते हैं आपके करंट्स, तो ये जो हमने बनाया दिस इज योर इक्वेटर, यहाँ पे हम बनाएंगे 23.5, दिस इज योर 23.5 डिग्री साउथ। हमें पता है यहाँ पे आपकी होती है ट्रेड विंड्स, यहाँ पे आपकी होती हैं ट्रेड विंड्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। यू हैव trade winds, you have northeastern trade winds and you have the southeastern trade winds that you have. Now these northeastern trade winds and southeastern trade winds affects the movement of the water. The movement of the water is affected by these trade winds. ये trade winds आपके water के movement को affect करती हैं और आपका water एक particular direction में घूमने लगता है, इसको आप कहते हो current. So what is current? The current is basically the movement of the water in a definite direction. ये करंट होता कैसे है इसको हम समझते हैं। So here you can see that this is how the water actually moves. The water is moving in a definite direction. ये वाटर आपका डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लगता है क्योंकि आपकी ट्रेड विंड्स इन वाटर को मूव करती है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये है हमारी ट्रेड विंड्स, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर, यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ से आपकी ट्रेड विंड्स जा रही हैं, ये ट्रेड विंड्स आपके वाटर को मूवमेंट करेंगी, आपका वाटर का मूवमेंट एक डायरेक्शन में होता जाएगा, एक डायरेक्शन में होता जाएगा, इसको आप कहते हो ओशन करंट्स। ये क्यों हो रहा है, ये आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं, व्हाट इज द ट्रेड विंड ट्राइंग टू डू, ये ट्रेड विंड्स आपकी वाटर को विल ट्राई टू कलेक्ट, इट विल ट्राई टू कलेक्ट द वाटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। You can look at this, this is the trade winds, the water is being accumulated here, the water is being accumulated here, यहाँ पे आपका water accumulate हो रहा है। अब वाटर एक्यूमुलेट हुआ तो ये जो कोस्ट है, ये कोस्ट आपके
वाटर को ज़्यादा एक्यूमुलेट करने के बाद यहाँ पे कौन सी विंड होती है आपकी ट्रॉपिक्स के ऊपर, इन द रीजन ऑफ द ट्रॉपिक्स, above the region of tropics you have westerly winds, we have westerly winds, we have the westerly winds. तो आपका वाटर गेट पाइल्ड अप, वाटर आपका ट्रेड विंड्स के कारण यहाँ पे पाइल अप हो रहा है, पाइल अप होता जा रहा है, और जैसे वाटर यहाँ पाइल अप हो रहा है आपकी westerlies, the westerlies is trying to move the water from west to east, it is trying to move the water from west to east. अब वाटर कैसे डायरेक्शन में घूमने लगेगा, वाटर अगेन वेस्ट टू ईस्ट घूमने लगेगा, क्योंकि ट्रेड विंड उसको वेस्ट टू ईस्ट अब घुमाएगी, तो वाटर अब ऐसे घूमने लगा, तो वाटर फिर कहाँ पाइल अप हो गया, अलोंग द कोस्ट। अब वाटर पाइल अप हो गया अलोंग द कोस्ट, अब वाटर वापस से ट्रेड विंड ऐसे लेके जाएगी। तो कैसा मूवमेंट हो जाता है, आपका मूवमेंट हो जाता है लाइक दिस, एक सर्कुलर मूवमेंट बन जाता है। यू कैन सी देयर इज अ सर्कुलर मूवमेंट दैट इज कंटिन्यूसली इन्वॉल्व। ये सर्कुलर मूवमेंट को आप कहते हो जायर। ये हमेशा एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। ये जायर देख रहे हैं आप, अटलांटिक ओशन का जायर है, ये दूसरा साउथ अटलांटिक ओशन का जायर है, ये इंडियन ओशन का जायर है, ये नॉर्थ पैसिफिक का जायर है, और ये आपका साउथ पैसिफिक का जायर है। What has been responsible? Your trade wind has been responsible. ये ट्रेड विंड्स के कारण आपका पर्टिकुलर ओशन वाटर ऐसे बना। तो ट्रेड विंड्स ने वाटर को पाइल अप किया, द ट्रेड विंड ट्राई टू पाइल अप द वाटर, वंस द ट्रेड विंड पाइल्ड अप द वाटर, आपका कोस्ट ने इकट्ठा किया, फिर दूसरी ट्रेड विंड ने वाटर को वापस वेस्ट टू ईस्ट किया, फिर वापस वाटर पाइल अप हुआ, और फिर ट्रेड विंड्स ने उसको ऐसे एक सर्कुलर मूवमेंट दे दिया। दिस इज कॉल्ड एज द जायर। ये जायर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी है, ये जायर आप देखते हैं पैसिफिक ओशन में भी है, ये जायर आप देखते हैं सदर्न अटलांटिक ओशन में है, जायर इज इन दी सदर्न इंडियन ओशन, द जायर इज इन दी सदर्न पैसिफिक ओशन। तो बिकॉज ऑफ दिस जायर you have the constant movement of the water. This constant movement of the water is called as the ocean currents. यही है आपके ocean currents. आप देख सकते हैं कि कैसे वाटर घूम रहा है, कैसे वाटर जायर के फॉर्म में इट इज एक्चुअली रोटेटिंग। एंटायर रोटेशन इज कॉल्ड एज द ओशन वाटर्स, ओशन वाटर करंट्स। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यू कैन सी दिस, ये आपके पूरे जायर के मूवमेंट है। यू हैव द नॉर्थ इक्वेटोरियल जायर, you have the north equatorial current, you have Gulf Stream, you have the South Atlantic Drift, you have the Canaries current. ये क्या है? These are nothing but a gyre. The entire movement is in the form of the gyre. North equatorial current, Gulf Stream, North Atlantic Drift, you have the Canaries current. ये तो पूरा gyre ही है। इसको जब आप कोस्ट पे देखते हो तब आप उसको कहते हो ओशन करंट। तो व्हाट इज ओशन करंट? ओशन करंट इज बेसिकली the horizontal movement of the water. It is the horizontal movement of the water. So you have a horizontal movement of the water, the Gulf Stream, you have the Gulf Stream, you have the North Atlantic Drift, you have the Canaries current, you have the North Equatorial current. Similarly, आपका जायर साउथ में भी रहता है, South Equatorial current, you have the Brazilian current, you have South Equatorial current, you have Brazilian current, you have the South Atlantic current, बेंगुला करंट। ऐसे ही आपको पूरे के पूरे जायर्स आपके दिखेंगे। यू कैन सी दी जायर्स हियर। यही जायर आपको इंडियन ओशन में भी दिखेगा और पैसिफिक ओशन में भी दिखेगा। पैसिफिक ओशन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कुरोशियो करंट, पैसिफिक करंट। यू हैव साउथ में यू हैव द साउथ इक्वेटोरियल करंट, यू हैव द वार्म ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, you have the South Pacific, and you have the Peru current. So these are nothing but the currents that you can see. तो ये currents कैसे होते हैं? जायर के फॉर्म में होते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरीज करंट, साउथ इक्वेटोरियल, ब्राजील, साउथ अटलांटिक, बेंगुला। तो ये पूरा जायर के मूवमेंट में ही आपका ओशन वाटर मूव कर रहा है। और आपको क्या दिखता है? आपको कोस्ट के पास ये हॉरिजॉन्टल दिखता है, आपको कोस्ट के पास ये हॉरिजॉन्टल दिखता है। कौन क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? You can see what is responsible is this one. You have the trade winds. You have a trade winds. The trade winds led to water accumulation here. Water accumulation westerlies ने इसको वेस्ट की तरफ लेके गया, वेस्ट, फिर वाटर accumulation हुआ, फिर ट्रेड विंड्स यहाँ पे इसको लेके गया। तो क्या हो रहा है? आपका पूरा सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है। क्या रिस्पॉन्सिबल है? आपकी ट्रेड विंड्स रिस्पॉन्सिबल है, आपकी वेस्टर्लीज रिस्पॉन्सिबल है, आपकी ओशन बॉटम रिलीफ रिस्पॉन्सिबल है, कोरियोलिस फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है,
क्योंकि कोरियोलिस फोर्स भी इसको राइट की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। अगर ट्रेड विंड्स ने वाटर यहाँ एक्यूमुलेट किया, ट्रेड विंड्स ने वाटर एक्यूमुलेट किया, तो ये राइट की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि ये रोटेशन से भी इफेक्ट होता है। रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स इसको राइट की तरफ लेके जाता है। यहाँ पे इकट्ठा हुआ, कोरियोलिस फोर्स उसको वेस्ट की तरफ लेके जाएगा, लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे वाटर इकट्ठा हुआ, कोरियोलिस फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा। यहाँ वाटर इकट्ठा हुआ, कोरियोलिस फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा। यहाँ वाटर इकट्ठा हुआ, कोरियोलिस फोर्स उसको राइट की तरफ लेके जा रहा है इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। So what is responsible for the ocean currents? You'll see this is a gyre. The factors that are responsible is trade winds. The factor that is responsible is westerlies. The factor that is responsible is Coriolis force. आपका ocean bottom topography भी involved है. So what are the factors that are involved? What are the factors that are involved in the ocean currents? इसके अलावा ये तो है आपके surface के currents. These are the surfacial currents. इसके अलावा you have other factors also that is responsible for the ocean currents. तो other factors क्या हैं आपके जो responsible हैं ocean currents के लिए? आप देखेंगे कि ocean water जो होता है, आपका ocean water सिर्फ surface पे तो होता नहीं है, आपका ocean water तो deep भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं the ocean water is deep also. तो surface पे तो ocean current है, surface पे तो ocean current ऐसे दिख रहा है, but ये जो water है ये ऐसे वर्टिकल भी घूमता है, ये ऐसे वर्टिकल भी घूमता है। इस वर्टिकल मूवमेंट के लिए आपके दो इंपॉर्टेंट, ये जो वर्टिकल घूम रहा है इसको भी आप ओशन करंट्स कहते हैं। ये होते हैं डीप ओशन करंट्स। दीज आर योर डीप ओशन करंट्स। डीप ओशन करंट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेंसिटी। डीप ओशन करंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय salinity. डीप ओशन करंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। अगर वाटर ज्यादा डेंस हो गया तो वाटर ज्यादा डेंस होने के बाद क्या करेगा? वाटर विल कम डाउन। दिस वाटर विल कम डाउन। दिस वाटर बिकम मोर डेंस, इट विल कम डाउन, इट विल मूव अलोंग द प्लेन्स एंड एज इट बिकम्स वार्म इनफ ये ऊपर उठेगा और फिर वापस से ऐसे घूमने लगेगा। इसको आप कहते हो वर्टिकल ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सरफेस करंट, एक होते हैं आपके सरफेस करंट्स और एक होते हैं आपके डीप करंट्स। सो ओशन करंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, यू हैव वर्टिकल करंट्स, यू हैव surface currents. Surface current and the vertical current. Surface current is majorly influenced by winds, is majorly influenced by rotation, is majorly influenced by the ocean bottom relief. And the vertical currents, they are majorly influenced by temperature, they are majorly influenced by density, they are majorly influenced by salinity. So temperature, density and salinity affects the ocean currents as well as the winds. The ocean bottom relief also affects the ocean currents. यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि which consider the following factors: rotation of the earth, air pressure and winds, density of the ocean water, revolution of the earth. Which of the following are responsible for the ocean current? So revolution is not responsible for ocean currents. Revolution is responsible for tides but not the ocean currents. तो 4 ऑप्शन एलिमिनेट होता है। डेंसिटी हमने देखा कि मेजर फैक्टर होता है, इसलिए इसका आंसर बी है। तो हम ओशन मूवमेंट्स में वेव्स देख रहे हैं, हम ओशन मूवमेंट्स में करंट्स देख रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपका ओशन पे इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज कॉल्ड एज अपवेलिंग। हम अपवेलिंग को समझते हैं, क्या होता है? ये है आपका इक्वेटर, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। हम देखते हैं यू हैव ट्रेड विंड्स, लाइक यू हैव ट्रेड विंड्स, लाइक यू हैव ट्रेड विंड्स। तो ये ट्रेड विंड्स क्या करती है? ये ट्रेड विंड्स ये जो सरफेस वाटर है इसको डिस्प्लेस करेगी। देखा हमने अभी भी, सरफेस वाटर को डिस्प्लेस करती है और यहाँ पे इकट्ठा करती है। तो यहाँ से उसने द ब्लू कलर रीजन, उन्होंने क्या किया? वाटर को डिस्प्लेस किया और उन्होंने इकट्ठा कहाँ किया? उन्होंने इकट्ठा कर दिया, यहाँ से उन्होंने डिस्प्लेस किया था वाटर को एंड उन्होंने इकट्ठा कर दिया था टुवर्ड्स द ग्रीन कलर रीजन, टुवर्ड्स द ग्रीन कलर रीजन उन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो जैसे सरफेस विंड वाटर को डिस्प्लेस ऑफ करती है तो क्या होता है? ये समझो आपका प्रोफाइल है, ये आपकी ट्रेड विंड्स हैं,
इन्होंने ये ओशन वाटर को एट अ प्लेस कॉल्ड ए डिस्प्लेस किया, एट अ प्लेस कॉल्ड बी जमा किया. सो व्हाट इज द वाटर लेवल नाउ? द वाटर लेवल विल चेंज. ए पे क्या हो जाएगा? ए पे यू विल हैव अ हॉलो, ये खाली हो जाएगा. और यहाँ पे बी पे क्या हो जाएगा? वाटर इकट्ठा होता जाएगा. तो जब ए का लेवल कम हो जाएगा और बी का लेवल बढ़ जाएगा, ये आपका लेवल बढ़ गया अभी, और ए का लेवल कम हो गया. जब ए का लेवल कम हो जाएगा और बी का लेवल बढ़ जाएगा, तो ए का लेवल आपका कम हो गया, बी का लेवल आपका बढ़ गया. अब इसको आप कहेंगे कि इस इम्बैलेंस को आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि सब वापस इक्वानिमस आ जाए, तब वापस सब अपनी जगह पे आ जाए. तो जब ये ए से लेवल हट गया, ये ए पे कम लेवल ऑफ पानी आ गया, तो नीचे वाला पानी ऊपर उठेगा और इस गैप को पूरा करेगा. नीचे वाला पानी ऊपर उठेगा और इस गैप को फुलफिल करेगा. इस रीजन में हो रही है आपकी अप वेलिंग, और यहाँ पे जहां पे पानी इकट्ठा हुआ, ये अब थोड़ा नीचे आएगा. हुआ क्या है? द विंड हैज डिस्प्लेस्ड द सरफेस वाटर. एज द विंड हैज डिस्प्लेस्ड द सरफेस वाटर, एक गैप आ गई. ये गैप कहां से फिल कर रहे हैं? डीप वाटर ऊपर आके ये गैप को फिल कर रहा है. यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ गया बी लेवल पे, तो अब बी लेवल से पानी कहां जा रहा है? पानी आपका जाएगा नीचे. आप इसको एक जीआईएफ से भी समझ सकते हैं. देखिएगा कि अपवेलिंग क्या होती है. विंड है, ये विंड वाटर को डिस्प्लेस कर रही है, तो वाटर नीचे से ऊपर आता जा रहा है. विंड नीचे से ऊपर आता जा रहा है, इसको आप कहते हैं अपवेलिंग. विंड इज कमिंग फ्रॉम बिलो टू द वाटर इज कमिंग फ्रॉम द बिलो टू द टॉप. तो ये रीजन में हो रही है आपकी अपवेलिंग, और यहां से पानी जा रहा है नीचे, तो इसको कहते हैं डाउन वेलिंग. ये अपवेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपवेलिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड फिशिंग ग्राउंड. जहां जहां आपकी अपवेलिंग होती है, वहां वहां पे आपके अच्छे फिशिंग ग्राउंड होते हैं. 2011 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि जो अपवेलिंग रीजन्स हैं इन द केस ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, अपवेलिंग रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये डीकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरफेस पे ले आती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पे ले आती हैं, ये बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स को सरफेस पे ले आती है. तो अगर हम अपवेलिंग को समझे, ये आपका वाटर है, ये वाटर टेबल था आपका, ये आपका ओशन वाटर का टेबल था. ये ओशन वाटर का जो टेबल है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ द विंड्स. विंड ने इस वाटर टेबल को इन्फ्लुएंस किया. विंड ने क्या किया? ये विंड ने ये वाटर को डिस्प्लेस ऑफ कर दिया. क्योंकि वाटर को डिस्प्लेस ऑफ कर दिया, ये विंड ने वाटर को डिस्प्लेस ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे आपकी गैप बन गई. ये गैप जो है वो नीचे वाला ओशन वाटर फुलफिल करेगा. ये नीचे वाला ओशन वाटर फुलफिल करेगा. इसको आप कहते हो अपवेलिंग. जैसे अपवेलिंग होती है तो नीचे वाला वाटर ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेके आएगा, और बाकी वो कुछ नहीं ले आता, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है. ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाता है, ना वो डीकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाते हैं, ना वो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स लाते हैं. इसका आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली. अपवेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को नीचे से ऊपर लेके आते हैं. इस जीआईएफ की मदद से समझेंगे, देखेंगे कि कैसे आपका बॉटम वाटर आ रहा है. ये बॉटम वाटर ऊपर आ रहा है क्योंकि विंड ने यहाँ पे कोई तो भी गैप क्रिएट कर दिया, उसके कारण आपका बॉटम वाटर ऊपर आ रहा है. ये डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स को नहीं ले आता है, ये सिर्फ आपके न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले आता है. क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले आता है तो वहां पे प्लैंक्टॉन्स बढ़ जाते हैं आपके कुछ, और न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लाइफ बढ़ेगी, बट लाइफ नीचे से ऊपर नहीं आ रही है, लाइफ ऊपर बढ़ रही है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए. सो आंसर दैट वाज गिवन बाय यूपीएससी वाज 2 ओनली एंड नॉट 1 and 3. This was about the ocean movements, the movement of the currents, the movements of the waves, the movements of the tide, and a very important movement called as upwelling and the downwelling. So this is from my side for today. I hope you like this video. For more such video, stay tuned. We will cover the coral reefs, the vertical pattern of salinity, the temperature pattern of the oceans in the next video. All of you, bye-bye. Take care.